टॉपिक है और इसमें जो है वो हम वैसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए नॉलेज हमारे लिए होगा और इंशाल्लाह हमारे लिए वो चीज़ें जो हैं वो न्यू होंगी। उसमें स्पेशली जो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम है, दैट वाज प्रीटी इम्प्रेसिव। और इंशाल्लाह जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ीद अंदाज़ा होगा कि राइबोसोम क्या चीज़ है, क्योंकि हम राइबोसोम को एक जो है वो ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। राइबोसोम एक हम आम तौर पर जो पढ़ते आए हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो ये है कि ये एक ऑर्गेनेल है। और ये एक ऑर्गेनेल है और ये इसकी जो वर्किंग है वो जस्ट लाइक द अदर ऑर्गेनेल, अगर अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ये वर्किंग करता है। और इसकी जो है इसको हम हमेशा मिस्टेकनली काउंट करते रहे हैं विद इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स, जबकि ये गलत प्रैक्टिस है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि असल में जो ऑर्गेनल है वो क्या है और राइबोसोम को ऑर्गेनल क्यों नहीं कहना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो चीज़ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो ऑर्गेनल है, और जो हमारे सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो ऑर्गेनल है। एंड एनी अदर structure that composed of molecules but is not surrounded by a membrane like plasma membrane, it would not be called as organelle. So ribosome is not an organelle, लेकिन राइबोसोम को आप लोगों की बुक लिखती है एक कोलोसल राइबोजाइम। ये असल में जो वर्ड है ये प्योर कैम्बेल का वर्ड है। प्योर कैम्बेल का वर्ड है ये, कोई जो है वो डिफरेंट वर्ड इस ये नहीं है। ये कोलोसल राइबोजाइम है, इट इज नॉट एन ऑर्गेनल। और इसमें यहाँ पर खास तौर पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है बेटा कि राइबोसोम के जो दो लार्जर सब यूनिट होते हैं दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं इनमें अबाउट, एक बात ज़हन में रखिए, अबाउट इनमें 2/3 राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, और जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि 50% प्रोटीन और 50% आरएनए, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। ये टू थर्ड इसमें राइबोसोमल नहीं होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है बेटा कि अगर आप राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक चीज़ जो सिमिलर होती है वो ये होती है कि बोथ यूनिट्स हैव सेपरेट राइबोसोमल आरएनएस। यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो इसमें भी होगा और राइबोसोमल आरएनए इसमें भी होगा। लेकिन जो इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे टेक्निकल पॉइंट है और सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्चुअली फोर और मोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो आपके ये मैंने प्रोकैरियोट्स में लिख दिया, ये यूकैरियोट्स का फीचर है। और ये ऑलमोस्ट 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसका प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और इनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इसमें ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, ओह सॉरी मैं स्क्रीन शो करना भूल गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी, फिर मुझे रीजॉइन करना पड़ा। असल में थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसीलिए मैंने क्लास भी जल्दी बुलाई है। जी, मैं असल में ये यूज़ करता था राइबोसोम, ऑर्गेनेल, कोलोसल राइबोजाइम। कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा सारा राइबोजाइम, ठीक है। और फिर मैं बता रहा था 2/3 राइबोसोमल आरएनए है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सारी बातें अभी तक हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ना, देखिए मैंने अभी आपसे क्या जिक्र किया है कि प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं और यूकैरियोट्स में 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो राइबोसोम की प्रोटीन बना रही हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स आर एंटायरली डिफरेंट। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोटीन सेम टू सेम है। एंटायरली नहीं कहना चाहिए, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्रोटीन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी जो है वो डिफरेंट होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर फ्रॉम ईच अदर। ये जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काफ़ी जो है वो डिफरेंट होती हैं। और इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। मैंने जब ये बात पढ़ी एंड आई वाज लिटरली अमेज्ड कि इसकी इतनी जीनियस मेडिकल एप्लीकेशन है। आई वॉज रियली अमेज्ड। यहाँ लिखा क्या हुआ है, कैम्बेल की बुक में लिखा हुआ है कि इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि हम जो एंटीबायोटिक
बैक्टीरिया को देते हैं, ख़ास तौर पर वो वाली एंटीबायोटिक जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये माइक्रोबिस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। उनके उनमें एक ख़ास तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो असल में साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को टारगेट करती हैं। माइक्रोबिस्टैटिक में ना ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को टारगेट करती हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स जो हैं, अब फ़र्ज़ किया कि आपने ऐसी एंटीबायोटिक दी जो सिर्फ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि आपके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को भी टारगेट कर रहे हैं और हमारे सेल्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम वो प्रोटीन्स फाइंड आउट करते हैं ख़ास तौर पर जो हमारे और बैक्टीरिया में वो स्ट्रक्चर जो हैं तो सिमिलर, ताकि हमारी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, हैं तो सिमिलर लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में काफ़ी फ़र्क है। तो अब एग्जैक्टली यही चीज़ जो है वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, इनके राइबोसोम्स में होती है कि हम मेडिकल एप्लीकेशन क्या है कि हम जो मेडिसिन देते हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम पर तो एक्ट करती है लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम पर एक्ट नहीं करती। दैट इज़ वाई हम अगर राइबोजाइम पर एक्शन होने वाला जो या यूँ कह लीजिए कि राइबोसोम की प्रोटीन के ऊपर जो एंटीबायोटिक असर कर रही होती है, हम इजीली वो एंटीबायोटिक इनटेक कर सकते हैं और वो हमारे राइबोसोम को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जो एक और बात यहाँ गौरतलब है वो ये है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो राइबोसोम होता है इसके अंदर जो स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए होता है, इसमें 4 टाइप्स के डिफरेंट आरएनए होते हैं। इसमें 3 टाइप्स के उसमें होते हैं लार्जर सब यूनिट में, और चौथी टाइप जो है वो स्मॉलर सब यूनिट में राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। और ये बात जहन में रखिए कि राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं। नंबर 1, राइबोसोमल आरएनए हैज़ द एबिलिटी टू स्कैन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इन्होंने स्कैन करना है। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग। याद रखिए ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन किसी हद तक राइबोसोमल आरएनए को सपोर्ट जरूर कर रही है जो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो जो राइबोसोमल आरएनए को सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो राइबोसोमल आरएनए एक बॉडी के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन के साथ नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं। नॉन कोवलेंटली जैसे वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं। और नॉन कोवलेंटली बाउंड होने की सबसे जो है वो बड़ा फायदा ये है कि राइबोसोमल आरएनए, इवन दीज राइबोसोमल आरएनए कैन वर्क आउट ऑफ राइबोसोम। ये नॉन कोवलेंटली बाउंड होने में इससे आपको एक और मिसाल भी मिलती है कि अगर आप इनको राइबोसोम से बाहर निकाल के वर्किंग करवाते हैं तो ये उसके बगैर भी वर्किंग कर सकते हैं। ये इस बात में फिर इन सब को कंबाइन करने की क्या ज़रूरत है, फिर ये जितने राइबोसोम हैं इन सबको एक जगह इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। इन सबको एक जगह इकट्ठा करने की ज़रूरत ये है कि क्योंकि जितने राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर मौजूद हैं, जितने राइबोजाइम इसके अंदर मौजूद हैं, उन सब ने रेलेवेंट वर्किंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी एक राइबोसोमल आरएनए है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी एक राइबोसोमल आरएनए है जो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनमें से एक होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बना के जो है वो बनवाता है और वो उस ट्रांसफर आरएनए को सपोर्ट करता है जो ट्रांसफर आरएनए एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा होता है। एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो पॉलीपेप्टाइड को पकड़ के रखता है, वो वाला होता है। सॉरी, एक राइबोसोमल आरएनए वो होता है जो पॉलीपेप्टाइड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा होगा। असल में जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो बना ही किसकी वजह से हुआ है, राइबोसोमल आरएनए की वजह से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इधर जरा फोकस कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 3 साइड्स होती हैं राइबोसोम की, जो कि हम 3 साइड्स इस तरह से बना देते हैं। दीज एक्चुअली 3 साइड्स आर डेडिकेटेड, आर कंस्ट्रक्टेड और आर मेड बाय द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए की बनी हुई साइड्स होती हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं। ये देखिए, वो कहता है ईच राइबोसोम हैज 3 बाइंडिंग साइट्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। ये देखिए, अबाउट द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। नहीं, यहाँ पर वो बात मेंशन नहीं है। मैं आपको पहले भी कहा था कि 11th और 10th एडिशन में फ़र्क आ रहा है। खैर, ये जितनी साइट्स हैं इनका काम असल में पी साइट, ये जो कहते हैं कि सबसे पहली ए साइट है, अमाइनो एसाइल साइट जो है,
और दूसरी साइट है कि जिसमें जो है वो बॉन्ड बनना है, जिसको आप पेप्टिडाइल साइट कहते हैं। और तीसरी साइट वो है कि जिसके अंदर जो है वो जिसमें जो एम्प्टी होगा वो यहाँ से एग्जिट होगा इस साइड से, जिसको एग्जिट साइड या ई साइड कहते हैं। ये तीनों असल में वो साइट्स हैं जो एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए की मेड है। ये तीनों साइट्स ट्रांसफर सॉरी मैं फिर गलत बोल गया, ये तीनों साइट जो हैं ये राइबोसोमल आरएनए की मेड है, यानी राइबोसोमल आरएनए ने इन तीनों साइट्स को एक्चुअली बनाया है। ये तीनों साइट्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो तीन साइट्स हैं, ये जो तीनों साइट्स हैं, ये असल में राइबोसोमल आरएनए की डेडिकेटेड फंक्शनल साइट्स हैं, जहां पर राइबोसोमल आरएनए ने अपना अपना काम करना है। ठीक है, तो ये जो तीनों साइट्स हैं, यहां से आपको ये पता लगेगा कि असल में जो वर्किंग है वो राइबोसोम्स की प्रोटीन्स पर तो मैटर ही नहीं करती। राइबोसोम की प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ उन 3-4 राइबोसोमल आरएनए को इकट्ठा रखने के लिए हैं, जो उन 3-4 राइबोसोमल आरएनए को इकट्ठा करने के लिए है जो वर्किंग कर रहे हैं। वरना जो राइबोसोम की प्रोटीन है उनका इतना बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो अब आइए यहां पर जो है वो आपको ये बात पता लगेगी, यहाँ अमाइनो एसाइल अब जब भी यहाँ पर ऐड होना होता है ना, यहाँ एक जो आप लोगों को मैं चीज़ दिखाता हूँ ख़ास तौर पर, कि जो प्रोटीन होती है वो जैसे जैसे बनती है तो यहाँ पर जो एनर्जी की फॉर्म यूज़ हो रही होती है वो जीटीपी एनर्जी यूज़ हो रही होती है जब भी राइबोसोम अटैच होता है मैसेंजर आरएनए के साथ। अब मैं इसको क्विकली लेकर चलूंगा, मैंने इसको जो है ना बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाना क्योंकि असल में यहाँ पर जो यूनिक चीज़ थी वो थी राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए, उसके अलावा कोई भी इधर यूनिक चीज़ नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर ये मैसेंजर आरएनए है बेटा और ये है यहाँ पर एयूजी है, ठीक है, तो राइबोसोम मेनली किसको टारगेट करेंगे? याद रखिए हमेशा सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें इकट्ठी कंबाइन होंगी ना, जिसको आप कहते हैं कि जब ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होनी होती है तो जो 2-3 चीज़ें इकट्ठी होकर कंबाइन होती हैं उनमें सबसे पहले होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरे नंबर पे होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट। अब ये स्मॉल सब यूनिट जो है ये कुछ खास किस्म के फैक्टर्स की कमांड पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से जो है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर्स, ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं इनकी कमांड में जो ये राइबोसोम होता है इसका स्मॉल सब यूनिट जाकर कंबाइन हो जाता है। बट स्पेसिफिकली कहां पर, ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट स्पेशली कंबाइन होता है उस जगह पर जहां कैप होती है, यानी एक्चुअली ये जो राइबोसोम है इसकी जो साइट होती है रिकॉग्निशन साइट, यानी वो साइट जहां पर जाकर राइबोसोम ने जुड़ना होता है मैसेंजर आरएनए की, वो साइट जो है वो एक्चुअली कैप होती है जिसको राइबोसोम रिकॉग्नाइज करता है। वो कैप जो आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में बनाई थी। अब आपके जहन में यहां से एक सवाल पैदा हो सकता है, और वो सवाल ये है बेटा कि ठीक है प्रोकैरियोट्स में तो कैप बनती है, बट व्हाट अबाउट यूकैरियोट्स में तो कैप बनती है, बट व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एनी कैप फॉर्मेशन। क्या वजह है? क्योंकि वहां पर जो प्रोकैरियोट्स का रूल है तो यूनिवर्सल रूल, हम ज्यादा फोकस प्रोकैरियोट्स पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो यूनिवर्सल रूल यूज होता है वो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है, वो आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। और वो क्या है बेटा? वो ये है कि राइट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर्स, यानी आप यूं कह लीजिए कि ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। साइमल्टेनियसली होने का मतलब ये है कि क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लिहाजा आपको जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से जो कंपार्टमेंट बना हुआ है न्यूक्लियस का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट जो है वो निकलता है वहां से न्यूक्लियोइड से, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होता है, ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए जो है वो निकलता है, फौरी तौर पे उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। तो फिर राइबोसोम के लिए रिकॉग्निशन साइट कौन सी है? राइबोसोम कैप को, अगर यूकैरियोट्स में कैप को रिकॉग्नाइज करता है तो प्रोकैरियोट्स में किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? बेटा राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में एयूजी को रिकॉग्नाइज करता है। एयूजी को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ जाकर अटैच होता है।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली जो बाइंडिंग साइट है राइबोसोम की, उसको कोई ना कोई सिग्नल चाहिए। अगर कैप है तो वो कैप को रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर एयूजी है तो वो एयूजी को रिकॉग्नाइज करेगा और जाकर अटैच हो जाएगा। इनकी अटैचमेंट में भी क्या चाहिए होती है, इनकी अटैचमेंट में भी एक्चुअली एटीपी वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है वो ये एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकॉर्डिंगली जो पहला स्टार्ट कोडॉन होगा वो ऑल ऑब्वियसली हर जगह एयूजी होगा। तो एयूजी जो है उसी के अगेंस्ट आपका जो है वो ट्रांसफर आरएनए आता है। और ट्रांसफर आरएनए का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसको पहले आपको करना पड़ता है एक्टिवेट। आपने जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज अभी जुमे के लेक्चर में, जुमे को अच्छा सॉरी जुमेरात के लेक्चर में आपने अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज पढ़ा था, जो क्या करता है, जो टीआरएनए को अमाइनो एसिड के साथ मिलाता है। तो पहले वो वहां पर एनर्जी यूज करता है। वो एनर्जी यूज करता है क्या करने के लिए, टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरे नंबर पे एनर्जी यूज होती है इस जगह पर। इस जगह पर एनर्जी कैसे यूज होती है कि जब ट्रांसफर आरएनए इसके साथ कंबाइन होता है तो इसको राइबोसोमल आरएनए के साथ भी तो कंबाइन होना है ना। जाहिर है ये जब इसके साथ आकर जुड़ेगा, यहां पर इसके साथ मौजूद है मेथायोनीन, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर जो मौजूद है एंटीकोडॉन वो है यूएसी। ये इसके साथ आकर तो जुड़ेगा, लेकिन जब इसने, ये देखिए, जब इसने राइबोसोम के साथ अटैच होना है ना, राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होना है, राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी, राइबोसोम जो एनर्जी यूज करता है वो जीटीपी एनर्जी यूज करता है, और उसका फॉस्फेट तोड़कर उसको जो है वो अपने साथ ऐड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है उसका राइबोसोमल आरएनए जब आकर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर फिक्स होगा, ये देखिए ये है आपका लार्जर सब यूनिट, ये जब इसके ऊपर आकर फिक्स होगा तो इसकी फिक्सेशन में आपको क्या चाहिए होगा, यू विल बी नीडिंग द जीटीपी, यू विल बी नीडिंग द एनर्जी, और फिर आकर इन दोनों का जो है वो आकर ये कंबाइन होंगे। तो ये टोटल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें याद रखिए इनिशिएशन फैक्टर्स आपको किसके लिए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए मंगवाने के लिए भी आपको इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, आपको स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के लिए भी इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, आपको लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के लिए भी इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। जो सबसे वाइटल और सबसे मेन इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वो तीन होते हैं, एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के लिए, एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के लिए, और तीसरा वो ट्रांसफर आरएनए जो अब आकर इसको जोड़ेगा। ये जो है सारे ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं इनिशियली इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए, ठीक है जी। बेटा आपको कुछ सवाल है तो बताइए। एक मिनट में सवाल होल्ड कीजिएगा, यहां पे ठहरिएगा। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्टिंग द हाइपोथेसिस दैट आरआरएनए not protein is primarily responsible for both the structure and function of the ribosome. The protein which are largely support the shape changes the rRNA molecule as they carry out catalysis during translation. राइबोसोमल आरएनए जितनी देर ट्रांसलेशन करता रहता है उतनी देर वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। जाहिर है जैसे एक मशीनरी है, एक मशीनरी है वो अभी ऑफ पड़ी है, आप उसको ऑन करते हैं तो उसकी, जिसको आप कहते हैं गरारियां, वो स्टार्ट होती है और वो चलना शुरू होती हैं। तो जाहिर है जब वो वर्किंग करती है तो पूरी मशीन एक दफ़ा अपनी शेप चेंज करती है, फिर दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, फिर शेप चेंज करती है, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। ये जो पूरा साइकिल है शेप चेंजिंग का, ये उस विसिनिटी के अंदर होता है जो राइबोसोमल प्रोटीन से बनी हुई होती है। यानी राइबोसोमल प्रोटीन्स का काम राइबोसोमल आरएनए की जस्ट उस पूरी फैक्ट्री को सपोर्ट करना है। जस्ट लाइक आपकी एक चार दीवारी होती है, उसके अंदर आप एक फैक्ट्री बना लें। ये एक वन बिल्डिंग फैक्ट्री है जिसमें चार चार पांच पांच या तीन तीन राइबोसोमल सब यूनिट मिलकर, जो राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। और ये सारे राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट, दीज आर नन अदर देन राइबोजाइम्स। तो अब आपको यहां पर अंदाजा होगा कि हमारे अपने सेल में कितने राइबोजाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच वी डिड नॉट नो कि राइबोजाइम्स भी कोई चीज है। तो ये हमें अगर ये लगता है, हमें अगर ये जो है वो महसूस होता है कि ये काम, ये जो जोड़ने तोड़ने का और मैसेंजर आरएनए को रीड करने का, ट्रांसफर आरएनए का बॉन्ड बनवाने का, ये काम एंजाइम कर रहे हैं, हाँ ये कर एंजाइम ही रहे हैं, लेकिन ये वो एंजाइम नहीं कर रहे जो हम समझते हैं।
ये राइबोजाइम है। और ये जो जितनी फैसिलिटेशन है पेप्टाइड बॉन्ड बनने की, मैसेंजर आरएनए को रीड करने की, और उनके दरमियान में जो भी हाइड्रोलिसिस होनी है, उनके दरमियान में जो भी कंडेंसेशन होनी है, वाटर का रिमूव होना है, ये सारा का सारे जो फैसिलिटेशन है ये राइबोजाइम्स कर रहे हैं, ये प्रोटीन के एंजाइम्स नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब बताइए अपना सवाल। सर जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये राइबोसाइम्स कैसे करेंगे? पहले ये बताइए ना कि एंजाइम क्या करता है, इसमें एंजाइम क्या करते हैं इस काम में, प्रोटीन वाले। एंजाइम, वो एनर्जी प्रोवाइड। बोलिए बोलिए बोलिए। एंजाइम कभी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता बेटे। एंजाइम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को रिड्यूस करता है। वो कैसे करता है? वो करता ये है कि वो इधर से एक रिएक्टेंट पकड़ता है, इधर से दूसरा रिएक्टेंट पकड़ता है, दोनों को क्लोज लाता है, दोनों का रिएक्शन करवाता है और अलहदा हो जाता है। अब यही काम राइबोजाइम कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए कर रहा है। राइबोसोमल आरएनए एक पेप्टाइड चेन को उसने पकड़ा होता है अपने हाथ में, दूसरी तरफ से उसने पकड़ा होता है नए आने वाले अमाइनो एसिड को, उन दोनों को कंबाइन करता है, दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। हाँ, हर स्टेप पे एनर्जी यूज होनी है। वो एनर्जी की जरूरत, वो उस टाइम पर जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ना प्रोटीन का एंजाइम प्रोवाइड करता है ना राइबोजाइम प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी साइटोप्लाज्म से जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, जिनको आप इलोंगेशन फैक्टर्स कहते हैं, जिनको आप बॉन्ड बनाने के लिए जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं वो करते हैं, वो लेकर आते हैं। वो एनर्जी तो वो लेकर आते हैं। एंजाइम कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। एंजाइम नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ मिक्स करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको हरारत देते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो और उनके दरमियान में जल्द अज जल्द रिएक्शन पॉसिबल हो। हमारी बॉडी हीट नहीं दे सकती, लिहाजा हमारी बॉडी किसका यूज़ करती है? एंजाइम का यूज़ करती है। और दोनों रिएक्टेंट्स की कोलिजन करवाने के लिए एंजाइम के पास बाइंडिंग साइड होती है। राइबोजाइम यही कर रहा है। राइबोजाइम बाइंडिंग साइड प्रोवाइड कर रहा है, उन दो रिएक्टेंट्स को क्लोज ला रहा है और उनका रिएक्शन करवा रहा है। जी बेटा। और सर जो राइबोसोम पे 3 साइट्स हैं, ये जो राइबोसोमल आरएनए है, डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए हैं जो ये तीनों साइट्स ए, पी और ई बना रहे हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसा ही है। यहाँ पर अब एक दो बातें मैं और, इनिशिएशन फैक्टर्स की मैंने बात बता दी आपको। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बताना, आप लोगों को किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बोलिए। यहाँ भी कौन आया था जो अब नहीं है? फरिया, नवाज, अहनी, अच्छा है सुमेरा, ठीक है। आप लोगों में से किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, यहाँ जो है ना, वो मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो डीएनए है उसी से ट्रांसफर आरएनए बनता है, यानी ट्रांसफर आरएनए कहीं और से आई हुई कोई चीज़ नहीं है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बनता है। वैसे ही देयर इज अ स्पेशल टर्मिनोलॉजी आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब है राइबोसोमल डीएनए, और ये जो राइबोसोमल डीएनए है यही कन्वर्ट होता है किसमें? राइबोसोमल आरएनए में। यानी राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, but these all ribosomal subunits और ribosomal RNAs are formed by the transcription from the DNA। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद है, ठीक है। इन्हीं से ये आरएनए बने हैं, और जितने ये आरएनए हैं इनकी वर्किंग वगैरह ये सब कुछ जो है वो डीएनए से ही आई है, ठीक है। ले जी, इसके बाद जो है वो अगला जो है स्टेप स्टार्ट होता है, और वो क्या है? वो है इलोंगेशन। क्योंकि इनिशिएशन एक स्टेप होता है, उससे अगला स्टेप जो है वो इलोंगेशन होता है, और इलोंगेशन को हम एक साइकिल की फॉर्म में पढ़ा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक पूरा साइकिल जो है वो आपके सामने मौजूद है। यहाँ ये वाली लाइन जो है ये मैं ढूंढ रहा था, इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। द सेल ऑल्सो एक्सपेंड्स एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी मॉलिक्यूल
to form the initiation complex. At the completion of the initiation process, the initiator tRNA sits in the P site of the ribosome, and the vacant A site is ready for the next amino acid tRNA. ये मैं आप साइकिल के दौरान समझाता हूँ. यहाँ पर एनर्जी का यूजेज बताया हुआ था 2 दफ़ा. हाँ जी, ये देखिए, एनर्जी एक्सपेंडिचर अकर्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप कौन सा है ये समझते हैं, उसके बाद इस लाइन की तरफ आते हैं. बेटा फर्स्ट स्टेप है कि जब जो ये जो आपका पहला ट्रांसफर आरएनए, याद रखिए जो सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफर आरएनए है, वो ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर बैठेगा, ए साइट पर नहीं बैठेगा. यानी जब राइबोसोम आकर इसमें एडजस्ट हुआ, मैं आपको इधर से दिखा देता हूं, पेज पीछे पलटाना तो मसला हो जाएगा. बेटा ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है, इट इज नॉट एक्चुअली ऑन ए साइट. नो, इट इज नॉट एक्चुअली इन ए साइट, इट इज एक्चुअली ऑन पी साइट. पी साइट कौन सी होती है? पी साइट बेटा दूसरी साइट होती है. ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ पी साइट जो है वो किसी भी राइबोसोम की दूसरी साइट होती है. और ये पी साइट दूसरी साइट पर ही आकर क्यों बैठता है? जो पहला ट्रांसफर आरएनए है वो पहली साइट पर आकर अटैच क्यों नहीं हो सकता? जी, इसका आंसर बताइए मुझे. सर क्योंकि जो पहला आएगा वो पी वाली साइड पे इसलिए आएगा क्योंकि जो दूसरा आएगा वो ए वाली पे आपके दूसरा माने से एक आएगा ना. पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए दोनों साइड्स का ऑक्यूपाई होना जरूरी है. यानी अगर आपने 2 अमाइनो एसिड्स को, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि बाइंडिंग साइड जो है वो 2 रिएक्टेंट्स को क्लोज ले आती है, ठीक है. तो अगर जो पी साइड है उसके ऊपर वो खाली है, ठीक है, पी साइड खाली है, ए साइड के ऊपर ट्रांसफर आरएनए है, तो नया जो ट्रांसफर आरएनए एंटर होना है ना, वो होना ही ए साइट पर है. आगे आने वाले जो मजीद पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप पे जो मजीद ट्रांसफर आरएनए है उन्होंने आना है ए साइट पे. अब अगर ए साइट ही ऑक्यूपाइड होगी तो वो पी साइट पे आ ही नहीं सकते. इसका मतलब ये होगा कि आपको पहला ट्रांसफर आरएनए देना होगा पी साइट पर, और उसके बाद जो एडिशनल इनकमिंग आरएनए होंगे ट्रांसफर आरएनए, वो सारे के सारे कब आएंगे? वो सारे के सारे जो हैं वो ए साइट पर आएंगे, ताकि जो है एक मिनट रुकिएगा, ताकि अगला पेप्टाइड बॉन्ड बन सके, वरना अगला पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सकता. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो है वो ये तो आपको समझ आ गया कि अगला जो पेप्टाइड बॉन्ड, अगला जो ट्रांसफर आरएनए वो आना है ए साइड पर, पहले वाला पी साइड पर बैठा हुआ है. ये देख लीजिए, ठीक है. अब यहां पर बेसिकली जो इन्होंने बात बताई है ना, वो इन्होंने यहां से शुरू की है. ये पहला स्टेप है कोडॉन रिकॉग्निशन. अच्छा, कोडॉन रिकॉग्नाइज कौन करता है? कोडॉन रिकॉग्नाइज करने का काम ट्रांसफर आरएनए का होता है. ट्रांसफर आरएनए होता है जिसके बारे में एक्चुअली कहा जाता है कि इट इज अ ट्रांसफर आरएनए दैट रीड्स द मैसेंजर आरएनए. जो राइबोसोमल आरएनए है ना, उसका काम प्रोटीन बनाना है, ना कि मैसेंजर आरएनए को रीड करना है. मैसेंजर आरएनए को एक्यूरेटली रीड करने का काम 2 चीजों का होता है. एक वो जिनको आप नाम देते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स, ईएफ्स, ठीक है, एक इनका काम होता है. दूसरा उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने का काम ट्रांसफर आरएनए का होता है. ये दो चीजें हैं. रीडिंग इनका काम है. जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो काम है प्रोटीन, वो काम है राइबोसोम का. तो यहां से ये बात जहन में रख लीजिए कि जो मैसेंजर आरएनए किसी सिलाई मशीन के कपड़े की तरह राइबोसोम में अटैच हुआ होता है, वो मैसेंजर आरएनए इट इज नॉट रेड बाय द राइबोजाइम्स, इट इज एक्चुअली रेड बाय द ट्रांसफर आरएनए. और ट्रांसफर आरएनए उसके मुताबिक लेकर आता है क्या चीज? वो जो अमाइनो एसिड्स है. हाँ, ट्रांसफर आरएनए एक्चुअली कैन नॉट डायरेक्टली रीड द मैसेंजर आरएनए, इट टेक्स हेल्प फ्रॉम द इलोंगेशन फैक्टर्स. वो फैक्टर्स जो मुस्तकिल राइबोसोम के साथ मौजूद हैं, और वो फैक्टर मुस्तकिल उसको राइबोसोम के साथ मिलकर रीड कर रहे हैं. तो एक्चुअली राइबोसोम का काम सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन बनाना होता है. यहां पर देखिए, कोडॉन रिकॉग्निशन, द एंटीकोडॉन ऑफ एन इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए बेस पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए. अब यहां पर देखिए, यहां पर वंस अगेन जीटीपी यूज हो रही है. यहां गौर कीजिए, राइबोसोम
ये जो आरएनए है ना, इसके बारे में कहा जाता है, एक हाइपोथेसिस है, वो है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आप लोगों में से शायद किसी ने पहले सुना हो कि शुरू शुरू में जितनी लाइफ थी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ आरएनए, जो कि अब ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका है, वैसे ना ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन ये जो आरएनए की यूनिक वर्किंग है ना, ये इस बात पे सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये जो आरएनए है ये कोई बहुत ही वक्री और यूनिक सी चीज है कि ये इस तरह वर्किंग कर रही है कि कुछ चीजों में इसको सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आरएनए एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करके इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे ट्रांसफर आरएनए की वर्किंग देख लें। मेरी आवाज कट रही है बेटा? और भी किसी के पास कट रही है? नो सर। तो मेरा इसमें ना फिर ये करें कि एक दफा ना एग्जिट होकर एंटर हूं, ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, अब ट्रांसफर आरएनए कैन बी अ राइबोजाइम एंड इट इज अ राइबोजाइम। जिस तरह हमने अभी कहा ना कि वो रीडिंग कर रहा है, तो वो एक्चुअली राइबोजाइम है जो कि एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे एंजाइम करता है। एंजाइम क्या किया करता है? एंजाइम दो सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और उसके बाद उनका रिएक्शन करवा देता है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफर आरएनए भी यही काम कर रहा है। इसी तरीके से राइबोसोम जो है वो भी राइबोजाइम है, वो प्रोटीन बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैं असल में बात क्या करना चाह रहा हूं कि ये जो आरएनए है इसके साथ मुंसलिक आप देखेंगे जीटीपी, एटीपी अभी आपको कम नजर आई है। एटीपी जो है वो एंजाइम जरूर यूज कर रहा है, जो एक्टिवेशन एंजाइम है वो एटीपी यूज करता है। लेकिन उसके अलावा जो सोल वर्किंग है ना आरएनए की, अब यहां तीन तरह के आरएनए हैं जो वर्किंग में हैं। नंबर 1 मैसेंजर, नंबर 2 राइबोसोमल और नंबर 3 ट्रांसफर आरएनए। तीन तरह के आरएनए हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। इन तीनों की वर्किंग में आपको एक चीज बड़ी यूनिक नजर आ रही है और वो है जीटीपी, एटीपी नहीं है। इससे मुझे पता क्या जहन में आता है? मुझे जहन में ये आता है कि बेसिकली ये जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म थे ना, एंशियंट ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत सी चीजें वो थीं जो आज हम में नहीं है। हम उनसे ज्यादा बेहतर चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जी है, जीटीपी, ये कई बैक्टीरिया भी एनर्जी के तौर पे जीटीपी यूज करते हैं। आपको यहां पर एक बात बताता हूं जिससे आप एकदम क्लिक होंगे कि ये जीटीपी जो है ये बैक्टीरिया से मुंसलिक मैं क्यों कर रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब साइकिल होता है तो क्रेब साइकिल में एनर्जी जब बनती है तो बजाय एनर्जी वो जो एनर्जी निकली है, बजाय उससे फॉस्फोराइलेशन हो एडीपी की और एटीपी बनाई जाए, उससे फॉस्फोराइलेशन की जाती है जीडीपी की और उसको जीटीपी बना दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सेल का अपना नहीं है बल्कि बाहर से आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये कोई बैक्टीरिया है। तो अगर वो बैक्टीरिया जो है वो जीटीपी यूज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर होते हुए जीटीपी यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन जीटीपी का ताल्लुक एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के साथ है। और राइबोसोम, जिसके राइबोजाइम्स, आरएनएज, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक ओरिजिन ऑफ लाइफ से है, यकीनन वो जो शुरू के मॉडल्स थे उनके साथ इसका ताल्लुक है। और ये जो बार बार जीटीपी यूज कर रहे हैं, ये एंशिएंट ऑर्गेनिज्म में एज एन एनर्जी सोर्स बजाय एटीपी के जीटीपी यूज किया जाता था। ये वो चीज है जो मेरा गेस है यहां पर कि जीटीपी ये इस वजह से यूज करते हैं। अच्छा जी, यहां पर जो है वो ये मौजूद है पी साइट पर ट्रांसफर आरएनए। अब यहां पर इन्होंने ना ऑलरेडी वर्किंग दिखाई हुई है। ये देखिए 4 अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़े हुए हैं, 4 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो पहला टीआरएनए है ये मौजूद है पी साइट के ऊपर। पी साइट को पेप्टिडाइल साइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अमाइनो एसाइल साइट, अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो यहां आ रहा है और ट्रांसफर आरएनए जब यहां पर आता है तो सबसे पहली एनर्जी यहां पर यूज होती है। गौर कीजिए, यहां पर उसने पहले लिखा हुआ है कि द एनर्जी एक्सपेंडिचर अकर्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। Codon recognition requires hydrolysis of one molecule of GTP which increases the accuracy and efficiency of this step।
ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो अमाइनो इस ट्रांसफर आरएनए का ए साइट पर यानी अमाइनो एसाइल साइट पर एंटर होना है। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जब यहां एंटर होता है तो यहां एक स्टेप होता है जिसको आप हाइड्रोलिसिस कहते हैं, कोडॉन रिकॉग्निशन। कोडॉन रिकॉग्निशन बाकायदा एक स्टेप है जो रीडिंग की जाती है जिसमें, ठीक है। और ये एटीपी यूज करता है, जीटीपी यूज करता है और यहाँ एनर्जी यूज होती है। तो उसके बाद यहाँ पर इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। ये वो बॉन्ड है जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और याद रखिए कि आप लोगों को ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिए कि जो चेन पी साइड से बाहर निकल रही है उसका जो बाहर वाला एंड है वो एन टर्मिनस कहलाता है, ठीक है। एन टर्मिनस की एक्सप्लेनेशन अगर किसी को चाहिए हो तो वो बाद में पूछ लीजिएगा। और जो अंदर वाला एंड है जो पी साइड पर है उसको आप सी टर्मिनस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो फर्क होता है दोनों टर्मिनस में। अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोलिसिस वंस अगेन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फिर से एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही। इसमें दो बॉन्ड्स, दो जो कंपाउंड्स हैं, एक H शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन NH2 होता है, वो अपना H शेयर करता है और इसके पास होता है C डबल बॉन्ड O और इधर OH होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये अपना H और OH शेयर करते हैं और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और ये अमाइनो एसिड जो है ये बॉन्ड बनाता है इस चेन के साथ। लेकिन अपेरेंटली आपको ये लगेगा कि ये सिंगल अमाइनो एसिड जो है ये ट्रांसफर होता है पी साइड के पास। नहीं, गलत, ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पूरी चेन होती है इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट टीआरएनए। क्या वजह है बेटा? अगली साइट आ रही है ई साइट। अगर ये पूरी चेन लेके अगली साइट पर चला गया तो इसका मतलब है कि ये तो बाहर निकल जाएगा, यहां से इसने अब बाहर निकलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने चेन आगे कंटिन्यू रखनी है तो फिर ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है ये पूरी चेन आगे आने वाले के हवाले कर देगा और खुद एम्प्टी होकर बाहर निकल जाएगा, ताकि चेन की जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस रहे। तो अब यहाँ पे ये जो पूरी चेन है ये वाली, ये अगले अमाइनो एसिड के पास आ गई, ये अगले अमाइनो एसिड के पास आ गई। अब ये जो अगले अमाइनो एसिड के पास आई है, अब वही प्रोसेस यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप फिर जीटीपी यूज होगी। हमने क्या कहा था कि पहले और आखिरी स्टेप पे, आखिरी स्टेप जो है उस पर फिर रिक्वायर है आपको वन मोर जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसलोकेशन स्टेप। ट्रांसलोकेशन स्टेप यानी कि आपने जब ट्रांसफर आरएनए को, ट्रांसलोकेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, यानी एक टीआरएनए अगली पोजीशन पर जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। तो इसमें आप देख लीजिए कि जब ये अपनी पोजीशन आगे शिफ्ट करेगा तो फिर आप एक और जीटीपी यूटिलाइज करेंगे। ये जो दो स्टेप्स हैं इन पे आपको हर दफा एक एक एटीपी देनी होगी। इसका मतलब है कि आपने जितने अमाइनो एसिड बनाने हैं पहले और आखिरी स्टेप पे दोनों पे आपने जो है वो जीटीपी प्रोवाइड करनी है। इट इज एक्सट्रीमली ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप प्रोटीन बनाते हैं तो आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्टेप हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब दोबारा से यही साइकिल वंस अगेन रिपीट होना है और फिर पूरी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आखिरी स्टेप आता है जी। अब उसमें अगर तो यहाँ डायग्राम है तो हम यहीं से देख लेते हैं, ये पूरा साइकिल एक बड़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जी ये देखिए, जब स्टॉप कोडॉन आएगा इन तीन में से कोई एक, तो ये स्टॉप कोडॉन एक्चुअली ऐसी प्रोटीन लाता है जो ट्रांसफर आरएनए और पेप्टाइड को सेपरेट कर देती है, पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट कर देती है, ठीक है। यहां पर जो है वो लिखा हुआ है द ए साइड ऑफ द राइबोसोम। जब स्टॉप कोडॉन आता है, ए साइड ऑफ द राइबोसोम एक्सेप्ट्स ए रिलीज फैक्टर, अ प्रोटीन शेप्ड लाइक अ टीआरएनए इंस्टेड ऑफ एन अमाइनो एसिड टीआरएनए। अब ये रिलीज फैक्टर है, एक्चुअली ये प्रोटीन है। ये क्या करती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को सेपरेट करती है और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये ई साइड से बाहर निकल जाता है। ई साइड से जैसे ही बाहर निकलता है तो एक और जीटीपी हाइड्रोलाइज होती है और फौरी तौर पे ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाता है। और ये जो है वो अब इसको आप यूं कह लीजिए कि कंप्लीट यहीं पर प्रोसेस हो गया प्रोटीन का। बट यहाँ अभी सिर्फ प्रोटीन बनी है। कंप्लीट ट्रांसलेशन डज नॉट मीन दैट द प्रोटीन इज फंक्शनल।
दैट प्रोटीन इज फंक्शनल। ठीक है, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक जो है वो सिचुएशन ये है कि आपने फंक्शनल प्रोटीन बना ली। ठीक है, ये काम कौन करता है? राइबोसोम से निकली हुई प्रोटीन फंक्शनल कब हो सकती है? राइबोसोम से फौरी तौर पर निकली हुई प्रोटीन फंक्शनल तब हो सकती है जब उसका जो है वो उसको किसने बनाया हो? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ने बनाया हो। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जब उसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ने बनाया हो तो फिर जो है वो जैसे ही राइबोसोम से निकलेगी वो फंक्शनल होगी। ठीक है, इट वुड बी फंक्शनल। लेकिन अगर उसको बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, अगर उसको बनाया है आरईआर पर मौजूद राइबोसोम्स ने, तो फिर वो अभी नॉन फंक्शनल है, अभी उसके अंदर मजीद चेंजेस होना बाकी हैं। ये जो मजीद चेंजेस हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहां पर कि व्हाट डिटरमिन्स द राइबोसोम, डिटर्मिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड आरईआर राइबोसोम, कि जी कौन डिटरमिन करता है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक होगा या आरईआर पर अटैच होगा। ये एक वो सवाल है जो जिसका आंसर आप पाकर एक अजीब सी हैरानी में गुम हो जाएंगे कि ये हमारी बॉडी है या क्या है। एक एक्सट्रीमली जीनियस आइडिया, एक्सट्रीमली जीनियस आइडिया। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी अकर्ड ऑन इट्स ओन। होता क्या है? होता यह है कि जब आपका जो आरएनए है वो बनता है डीएनए से, तो ये जो आरएनए बनता है इसके ऊपर सिर्फ कोडिंग साइट नहीं होती, इसके ऊपर सिर्फ कोडिंग साइट। मैं जरा एक प्रॉपर वर्ड देख लूं जो यहां यूज हुआ है, उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका बता देता हूं। हाँ जी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ प्रोटीन्स डेस्टिन्ड फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और फॉर सिक्रीशन आर मार्क्ड बाय सिग्नल पेप्टाइड। The signal peptide, a sequence of 20 amino acids at or near the leading end of the polypeptide, is recognized as it emerges from the ribosome by a protein RNA complex called a signal recognition particle. अब इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? असल में जो आपकी प्रोटीन बनती है ना, मार्क बाय, अब इसमें जो है ना वो होता ये है कि जो प्रोटीन बनती है इस मैसेंजर आरएनए से, इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बन रही होती है, उस प्रोटीन के साथ एक अदद सिग्नल रिकॉग्निशन साइट होती है। इसने क्या कहा है? सिग्नल पेप्टाइड। जिस प्रोटीन को आपने भेजना होता है ना राइबोसो आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके साथ आप एक सिग्नल पेप्टाइड अटैच कर देते हैं। ये सिग्नल पेप्टाइड किसके करीब होता है? उसने अभी आपको क्या बात की? उसने कहा एन टर्मिनस के करीब होता है। एन टर्मिनस के करीब होता है सिग्नल पेप्टाइड, और ये सिग्नल पेप्टाइड जो है इसको कुछ प्रोटीन्स पहचान लेती हैं। दोबारा सेंटेंस पढ़ें, द सिग्नल पेप्टाइड, अ सीक्वेंस ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, is recognized as it emerges from the ribosome by a protein RNA complex called a signal recognition particle. इसको एक और प्रोटीन जो है वो पहचानती है जिसको कहा जाता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है एसआरपी। ये क्या करता है? ये इसको पहचान लेता है, और ये इसको जब पहचान लेता है तो उसके बाद जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जांपल दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बड़े मखसूस रिसेप्टर्स होते हैं, इसके ऊपर बड़े ही ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करता है? ये इसको कान से पकड़ता है सिग्नल पेप्टाइड को, ये इसके साथ आकर अटैच होगा। फॉर एग्जांपल, ये इसके साथ आकर अटैच होगा, ऐसे करके इसके साथ आकर अटैच होगा, और इसको राइबोसोम समेत
इस प्रोटीन को राइबोसोम समेत लाकर इस रिसेप्टर पर अटैच कर देगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, उन्होंने हमेशा साइटोप्लाज्म में रहना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम हैं उन्होंने हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहना है, बल्कि वक्त पड़ने पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, साइटोप्लाज्म के राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम का हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर जो है वो क्या कहता है, दिस पार्टिकल फंक्शंस एज एन एस्कॉर्ट, ले जाने वाला, दैट ब्रिंग्स द राइबोसोम टू अ रिसेप्टर प्रोटीन इनटू द ईआर मेम्ब्रेन। अब वो कहता है रिसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद क्या होता है वो अब हम आगे खुद देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है, ये सिग्नल पेप्टाइड है। वो कहता है कि जी मैसेंजर आरएनए जो है जब उसकी प्रोटीन बन रही होती है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये एक्चुअली इसके साथ वो प्रोटीन मौजूद होती है। तो एसआरपी आकर इसको पकड़ता है और इसको लाकर जोड़ देता है इसके साथ। जब ये इसके साथ इसको लाकर जोड़ता है तो वो बजाय वो पॉलीपेप्टाइड साइटोप्लाज्म में जाए, वो पॉलीपेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है। और आपको आगे पता है कि जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी तो उसके बाद इसकी पैकेजिंग करके हम इसको कहाँ ले जाएंगे, हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ले जाएंगे, जहां पर इसकी मॉडिफिकेशन होगी। इसमें प्रोटीन्स ऐड, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो सकते हैं, इसके अंदर जो है वो लिपिड्स ऐड हो सकते हैं। लेकिन इनिशियली ये बात आपको पता लग गई कि अगर कोई प्रोटीन राइबोसोमल वो वाले राइबोसोम में बन रही है जो साइटोप्लाज्मिक है, तो उसको पिक करके हम लेकर आ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम का हिस्सा बना सकते हैं। यहां एक सेंटेंस असल में और भी लिखा हुआ है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूं। ये देखिए, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस always begins in the cytosol as a free ribosome start to translate an mRNA molecule। हमेशा जो प्रोटीन होती है उसकी इनिशिएशन साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में बनाई जा रही होती है, लेकिन उसको बाद में पकड़ के लाया जाता है। अब वो जो पकड़ के लाने वाला सिग्नल है ना, उसके बारे में आप सुनिएगा। The process continues to completion unless the growing polypeptide itself skews। ये वो चीज़ है इसके बारे में जो मैं सेंटेंस एकदम मुझे मिल नहीं रहा था, जो मैं अब आपको बताना चाह रहा था। बेटा होता क्या है, मतलब दिस इज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, एंड आई एम लाइक हैविंग गूज बम्प्स राइट नाउ। होता क्या है कि डीएनए खुद सिग्नल देता है कि इस पॉलीपेप्टाइड को साइटोप्लाज्म में रखो और इस पॉलीपेप्टाइड को सेल से बाहर भेजो। क्यों, कैसे? ये देखिएगा, ये जो जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है ना, मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए की तरफ से ना एक अदद खास किस्म का अ स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट, एक खास किस्म का स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट ऐड कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए में। ये स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट किसके लिए कोड करता है बेटा? ये कोड करता है सिग्नल पेप्टाइड के लिए। ये सिग्नल पेप्टाइड के लिए कोड करता है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर ये मैसेंजर आरएनए बना है डीएनए से, अगर ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से बना है, तो डीएनए इसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट ऐड कर देगा, एंड दिस सेगमेंट वुड बी कोडिंग फॉर द सिग्नल पेप्टाइड। अब अगर तो ये सेगमेंट मैसेंजर आरएनए में हुआ तो ये खुद ही किसकी कोडिंग कर देगा? जाहिर सी बात है कि राइबोसोम इसके ऊपर आएगा, राइबोसोम इसके ऊपर आके इसकी कोडिंग कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां से प्रोटीन निकल रही है, ये जो प्रोटीन निकल रही है इसके ऊपर ये सिग्नल पेप्टाइड खुद ही मैसेंजर आरएनए से बन जाएगा, और इसको आकर कौन रिकॉग्नाइज करेगा? एसआरपी। इसका मतलब है कि राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना है तो इसका सिग्नल और कोई नहीं देगा, बल्कि वो सिग्नल डीएनए मैसेंजर आरएनए में ऐड करेगा। मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बना रहा होगा ना, मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बन रही होगी, तो वो जो प्रोटीन बनेगी उसके छोटे से हिस्से में वो सिग्नल पेप्टाइड भी आ जाएगा जो डीएनए ने उसके अंदर फीड किया होगा।
जब वो सिग्नल पेप्टाइड उसमें आएगा तो जो SRP है, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन जो है, वो उस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड में उस सिग्नल पेप्टाइड को पहचान लेगा, वहीं से उसको पकड़ेगा, ला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले कर देगा. सो इट इज डिटरमिन्ड बाय द DNA दैट वेदर द प्रोटीन स्टेज इनसाइड द सेल और वेदर इट विल बी ट्रांसफर्ड आउट. जी बेटा.